हेलो बच्चों, क्या हालचाल। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PCM मंत्रा में। तो बहुत दिनों के बाद आज आखिरकार इंतज़ार समाप्त हुआ और आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 12th की फिजिक्स में पढ़ेंगे। और आज हम ओनली वन अपने चैप्टर के सिलेबस के बारे में जानेंगे कि किस चैप्टर में कितने टॉपिक पढ़ने हैं हमको। पहले चैप्टर की बात की जाएगी, वैद्युत आवेश और क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉपी और कलम निकालना ना भूलें, साथ में लेकर के पढ़ते रहें और नोट्स बनाते रहें, क्योंकि वीडियो जब भी आप देखने बैठिए तो रफ और कलम के साथ बैठिए। नोट्स नहीं बनाएंगे, वीडियो को देख लेंगे, भूल जाएगा और लिखी हुई चीज़ें भूलने में वक्त लगता है और हमेशा आपको याद भी रहता है। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे अपने सिलेबस के बारे में। फर्स्ट चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। तो कैसे कैसे क्या पढ़ना है उसको डिस्कस कर लेंगे। उसका फर्स्ट हमको पढ़ना है सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है एक बहुत ब्रॉड सिलेबस है। उसमें से दो टॉपिक हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक है और एक इलेक्ट्रोडायनामिक है। इसके दो टॉपिक हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्थिर वैद्युतिकी। जो हमारा पहला पार्ट है स्थिर वैद्युतिकी है, और स्थिर वैद्युतिकी में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे उसे भी जान लेते हैं। और एक चीज और है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्थिर वैद्युतिकी में जो है जो आवेश होगा वह विरामावस्था में होगा। आवेश विरामावस्था में होगा मतलब ये कि जो पॉइंट चार्ज इस पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक में ओनली वन हम पॉइंट चार्ज की बात करेंगे, बिंदु आवेश की बात करेंगे, छोटे छोटे चार्ज की बात करेंगे। तो आवेश जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक में विरामावस्था में रहेगा और इस कंडीशन में हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो फर्स्ट आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र। और दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे गॉस लॉ। गॉस का नियम। ये बोर्ड के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गॉस लॉ स्टेटमेंट आता है लिखने के लिए और मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखने के लिए आता है, उसे प्रूव करने के लिए भी आता है। उसके बाद से हमको पढ़ना है पोटेंशियल पढ़ना है, विभवांतर पढ़ना है, और एक टॉपिक और हम पढ़ेंगे कैपेसिटर मतलब संधारित्र। ठीक, बात समझ पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के कितने पार्ट हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। गॉस लॉ है, पोटेंशियल है, कैपेसिटर है। इन सभी टॉपिकों को हम पढ़ेंगे। इसमें वैद्युत क्षेत्र, गॉस का नियम, विभवांतर, संधारित्र रहेगा। जब कब आवेश विराम के अवस्था में होगा, विरामावस्था में होगा, एक जगह स्थिर होगा। और जो इलेक्ट्रोडायनामिक है आवेश गत्यावस्था में होगा, मतलब चार्ज जो होगा एक जगह से दूसरे जगह पे गति करेगा।
तो उस कंडीशन में हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है? फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, और सेकेंड हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ये विद्युत धारा और ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, और ये टॉपिक एसी अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, तो बात समझ पा रहे हैं? जब आवेश गति अवस्था में होगा तो हमको विद्युत धारा पढ़ना है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पढ़ना है, प्रत्यावर्ती धारा पढ़ना है, उसके बाद से चुंबकत्व वाला भी चैप्टर है, उसको भी पढ़ना है। तो इतने सारे टॉपिक पढ़ेंगे, और हमारा इसमें पहला चैप्टर जो हमारा है वह वैद्युत क्षेत्र और आवेश है। तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, वैद्युत आवेश और क्षेत्र क्या है। सबसे पहले हम चार्ज की बात करेंगे, आवेश की बात करेंगे, आवेश कितने प्रकार का होता है और ये कैसे उत्पन्न होता है, इसको भी पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आवेश क्या होता है? चार्ज, आवेश। आवेश वह कारक है जो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है। लिखेंगे, आवेश वह कारक है जो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है, विभवांतर उत्पन्न करता है। बात समझ पा रहे हैं? बिना आवेश के हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक? या बोल सकते हैं हम ऐसे भी कि वैद्युत आवेश वह कारक है, वैद्युत आवेश वह कारक है, वह कारक है जो वैद्युत परिपथ में धारा के मान को निरंतर बनाए रखता है, वैद्युत आवेश कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश को हम क्यू से लिखते हैं, कैपिटल लेटर, इसे क्यू से लिखते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है। बात समझ पा रहे हैं? तो ये आवेश का डिफिनेशन हो गया। आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, टाइप ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज।
आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश दो प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है ऋणात्मक आवेश, निगेटिव चार्ज। ये धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश है क्या? आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे कि जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो उस पदार्थ में उतना ही धनावेश उत्पन्न होता है, और इलेक्ट्रॉन जिस पदार्थ में इंटर करता है, प्रवेश करता है, वह उतना ही ऋणात्मक होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम समझ लेते हैं कि ये सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, और क्लोरीन 17, एटॉमिक नंबर 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है। ये ऑक्टेट बनाने के लिए ये सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, और इस प्रकार ये सोडियम Na+ हो जाता है। अर्थात ये जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पर उतना चार्ज आ जाता है, और ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये Cl पे माइनस हो जाता है। तो ये प्लस और ये माइनस, यही चार्ज है, यही क्या है, चार्ज। बात समझ पा रहे हैं? ये एक इलेक्ट्रॉन अपना त्याग दिया, एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया क्लोरीन को, तो वह उसमें उतना ही प्लस आ गया। तो इससे हम जान सकते हैं कि जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है उसमें उतना ही धनात्मक आवेश आता है, और जहां पे जिसके पास जाता है क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन, तो वह उतना ही ऋणात्मक आवेश, जितना इलेक्ट्रॉन वह ग्रहण करेगा उतना उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश होता है और एक ऋणात्मक आवेश होता है। और ये भी हम जान जाते हैं कि जो आवेश है, अगर प्लस प्लस आवेश है, एक प्लस आवेश है और ये प्लस आवेश है, तो इन आवेशों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये इंपॉर्टेंट है, क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। बात समझ रहे हैं? अगर माइनस माइनस चार्ज है, माइनस माइनस चार्ज है, तब भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। बात समझने का ये है कि जब दो पॉजिटिव चार्ज या फिर दो निगेटिव चार्ज जब आएंगे एक दूसरे के पास, तो डाइपोल का कंडीशन जानते ही हैं, तो ये प्लस प्लस प्रतिकर्षण होगा और ये माइनस माइनस भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। मतलब कि दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर हटेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अगर यही प्लस माइनस हो जाए, ये प्लस हो जाए और ये माइनस हो जाए, तो ये होगा आकर्षण, अट्रैक्शन, आकर्षण होगा। और ये माइनस है, अगर ये प्लस हो जाए तब भी क्या होगा, आकर्षण होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है और सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। आवेश के उत्पन्न करने के और भी तरीके हैं। जैसे आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जैसे हम कलम को ले लेते थे, बाल में रगड़ करके हम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते थे, तो आप देखते थे कि एक जादू हो जाता था, कागज के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं कलम की ओर खींचे आ जाते थे। हुआ क्या, तो जब फ्रिक्शन, दो वस्तुओं के फ्रिक्शन से, रब करने से, रगड़ने से भी इलेक्ट्रॉन जिस पदार्थ से निकलेंगे, बाहर आएंगे, तो वो पदार्थ उतना ही धनावेशित हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएंगे वह उतना ही ऋणावेशित हो जाएगा। तो इस तरह से आवेश वाला जो टॉपिक है ये समाप्त होता है। अगला हम पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है उसे भी जान लेते हैं।
आप क्लास 8 में पढ़े होंगे, क्लास 9 में भी पढ़े होंगे एक चैप्टर वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़े थे। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल भौतिक विधियों द्वारा एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके अनुसार आवेश को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरित किया जा सकता है। बात समझ रहे हैं? आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? आवेश को न तो बनाया जा सकता है न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में भेजा जा सकता है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही तक, और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऑल द वेरी बेस्ट।